चैप्टर 3 के, ठीक है। देखो ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो कौन सी होगी? पारा, HGB बोल देंगे इसको। चाकू से आसानी से काटा जा सके, सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, चांदी। और ऊष्मा की कुचालक, लेड, ठीक है। लिख लो इसको। लेड धातु, लेड को पीबी बोलते हैं ना, पी कैपिटल बी स्मॉल। लेड धातु ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक बोले तो लेड में अगर एक जगह से हीट चालू करेंगे तो दूसरी तरफ गर्म नहीं होगा, ठीक है। लिखिए। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। अत्यंत कम ज्वलन ताप का मतलब ये होता है बच्चे कि बहुत कम ताप दोगे तो उसी में मतलब वो जल जाएगी, बहुत कम ताप में ही जल जाएगी। ज्वलन ताप कम मतलब है ना, बहुत कम टेम्परेचर में ही बर्न हो जाएगी, ठीक है। अत्यंत कम होता है अर्थात यह बहुत कम ताप पर ही जल जाएगी। यदि यह धातु वायु के संपर्क में आती है तो वायु से उत्पन्न घर्षण से आग पकड़ लेती है। वायु में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ठीक है, एयर में। वायु से संपर्क हटाने पर सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, इसलिए। क्लियर? खनिज एस्क और गैंग बोल रहे हैं, ठीक है। खनिज आप जानते हो भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक तत्वों को कहते हैं। एस्क बोलते हैं उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातु का निष्कासन होता है। जैसे लेड का अयस्क गैलेन, लिख लो यार, ये ना, ये इंपोर्टेंट है। लेड का अयस्क है गैलेना, PbS, P कैपिटल B स्मॉल S कैपिटल। लेड का अयस्क का नाम क्या है? गैलेना। और गैंग क्या होता है? जब कभी एस्क का भूखनन होता है तो खनिज एस्क बालू या चट्टान पदार्थ से दूषित हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। उनसे खनिज में बालू चट्टानी पदार्थों को, अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, ठीक है। अब बोला है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? पेपर में आ रहा है, सुनना। आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं क्योंकि उन यौगिकों के आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आकर्षण बनता है। तो वो आयन्स बन गए हैं तो इसका मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा इसकी वजह से? प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल समाप्त करने हेतु अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो तभी तो वो गलनांक उच्च बोलने का मतलब है कि कैसे गलाओगे उनको? बहुत उच्च तापमान पर गलेंगे वो, क्योंकि उनके बीच में क्या अंतर आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, उनको समाप्त करना पड़ेगा तभी तो गलेंगे, इसलिए गलनांक उच्च होते हैं, बोल रहे हैं ना। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सोना और चांदी। चौथा प्रश्न, कौन सी धातु आसानी से संचालित नहीं होती है? सोना, बिल्कुल, प्लेटिनम, ठीक है। अब बोल रहे हैं लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? बोल रहे हैं तो जिंक की पूरा चढ़ाते हैं, ठीक है। जिंक के लिए चढ़ाओगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण। वे ऑक्साइड जो न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है, उभयधर्मी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो जो अम्लीय क्षारीय तथा क्षारों के अम्लीय उदाहरण करते हैं, वो भी कह सकते हो आप लोग, है ना। इलेक्ट्रॉन पत्र पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, C और O कैपिटल में रहेंगे, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोला था, जिंक ऑक्साइड भी बोला था हमने, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल लिख दोगे, आ रहे हैं पेपर में ना। अब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसे ऑक्साइड बनाएंगे? तो अधातु है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसे अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे? लिख लो इसको। अधातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं? तो पेंट लगा सकते हो, तेल लगाते हो, ग्रीस लगा सकते हो, जैसे लेपन, है ना, बहुत सारे। अब बोला है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों करते हैं भाई इनका उपयोग? देखो प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये धातुएं शंकरदत्त श्रेणी में निम्नतम स्थान आती है। सबसे नीचे था ना AU, AG, नीचे लिखते हैं ना। तथा जल, ऑक्सीजन अथवा अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जल, ऑक्सीजन और अम्लों के साथ। कभी तुमने ऐसा देखा कि तुमने सोने के आभूषण पहने और नहाने गए तो अभिक्रिया करके बह गए? ऐसा नहीं था। या पहने हुए हो और हवा चली है या हवा के संग अभिक्रिया करके हम हुए, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए ये धातुएं
आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। इनमें आघात करके पतली चादर बना सकते हो और तन्य होते खींच सकते हो इसको, इसलिए इनके आभूषणों में डिजाइन भी बना सकते हो आप बहुत, क्योंकि आघात वर्धी है ना, कर सकते हो। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों करते हैं? अभी हमने देखा था, क्योंकि इनमें वायु के संपर्क में रखने पर ये क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इन धातुओं का ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत कम होता है, कम ताप में भी ज्वाला उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखिए एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है बोल रहे हैं, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में करते हैं। खाने के संग भी अभिक्रिया कर सकता है नहीं? तो ऐसे बोला है एल्युमिनियम बर्तन पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, एक लेयर लगाई होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। यह परत एल्युमिनियम को अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देता। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत अभिक्रिया नहीं करने देती है। इसका उपयोग खाना पानी के बर्तन में इसलिए करते हैं। समझ आया? अब बोला अगला, निष्कर्षण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो निष्कर्षण प्रकरण में कार्बोनेट तथा सल्फाइड को सामान्यतः ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि धातु कार्बोनेट तथा सल्फाइड की तुलना में धातु ऑक्साइड का अपचयन करना सरल होता है। ठीक है, आसानी से ऑक्साइड को अपचयन कर सकते हो। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। नींबू से रगड़ते हैं, बहुत गंदे बर्तन होते हैं, तो ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? जैसे आप विम देखते हो, क्या बोलता है वो, 1000 नींबू की शक्ति, एड में देखते हो तुम। 1000 बोलते हैं, 100 बोलते हैं। खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तनों को साफ करने में प्रभावी होते हैं। ठीक है, क्योंकि मलिन तांबे के बर्तनों पर जमी कैल्शियम कार्बोनेट की परत नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्लों से अभिक्रिया करके बर्तन से हट जाती है और बर्तन क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। दोबारा बता रहा हूं, देखो ध्यान देना। खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं, क्योंकि मलिन मतलब गंदे है ना, तांबे के बर्तन पर जमी कैल्शियम कार्बोनेट की परत, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमी होगी, नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, बर्तन से हट जाएगी और बर्तन क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। अब बोला है धातुओं अधातुओं में अंतर। तो धातु क्या होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और अधातु कैसे? अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाएंगे। धातु है तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और अधातु है तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित भी नहीं करेंगी। धातु अपचायक होती है और अधातु है ऑक्सीकरण होती है। ये रासायनिक गुणधर्म थे ना, भौतिक आप जान सकते हो, आघात वर्धिता, चमकीला। चमकीले में पर ये जो लिखोगे धातु में, आयोडीन को छोड़कर सभी धातु में चमकीली नहीं होती है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना कि ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है, एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? कौन होगा विलयन? एक्वारेजिया, अम्लराज, एक्वारेजिया। सुनार के घर का कचरा भी होता है करके। हाँ, उस व्यक्ति ने अम्लराज विलयन का प्रयोग किया, एक्वारेजिया। ठीक है, अम्लराज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का तीनों उत्पाद एक में बनाया ताजा मिश्रण है। यह उन कुछ अभिकर्मकों में से एक है जो सोना तथा प्लेटिनम को घोलने में समर्थक है। अम्लराज अत्यंत संक्षारकीय सदुम द्रव होता है। अब बोल रहे हैं गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताओ। तो गर्म जल के टैंक बनाने में कॉपर का ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। स्टील की ऊष्मीय चालकता कॉपर से कम है। ठीक है, ऊष्मा जो गर्म जल का टैंक मतलब उसमें हीट होगी ना, अंदर गर्म जल तभी तो होगा। तो अगर ऊष्मा का अच्छा चालक होगा तभी तो मतलब अंदर ज्यादा गर्म होगा पानी जल्दी से। तो धातु के भौतिक तथा रासायनिक गुण बोल रहे हैं। तो धातु में आप धात्विक चमक बोल सकते हो, कठोरता बोल सकते हो, आघात वर्धिता बोल सकते हो, तन्यता बोल सकते हो। इस टाइप के एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब बोल रहे हैं दैनिक जीवन में अधातुओं के क्या उपयोग है? अधातुओं का कहां प्रयोग करोगे डेली लाइफ में? देखो, हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी अमोनिया के निर्माण में किया जाता है।
हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति, अमोनिया के यौगिक का उपयोग उर्वरकों के रूप में करते हैं, खादों के रूप में, कृत्रिम खादें जो होती हैं। यूरिया टाइप। कार्बन का उपयोग ग्रेफाइट के रूप में विद्युत अपघटनी सेलों में होता है। देखो सेल होते हैं ना, सेल को तुमने फोड़ा हुआ तो पीछे एक डंडी जैसी दिखती है, ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, यह विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम आदि का प्रमुख संगठक होने के कारण जीवों की उन्नति तथा विकास के लिए उत्तरदायी है। कौन? कार्बन। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया, उर्वरकों तथा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ज्वलन गति को कम कर देती है। ठीक है, यानी मतलब वायु में अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो ज्वलन क्षमता कम हो जाएगी, ज्वलन की गति कम हो जाएगी। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन तथा ट्राई नाइट्रोटोलुइन आदि नाइट्रोजन के यौगिकों को विस्फोटक के रूप में उपयोग करते हैं। विस्फोटक बना सकते हो उससे आप। वायु में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति जीवन तथा ज्वलन प्रक्रमों के लिए आवश्यक है। ठीक है, नहीं है ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस कैसे लोगे। सल्फर का उपयोग कवकनाशी के रूप में बारूद बनाने में होता है। प्रोटीन, प्याज, लहसुन, ऊन आदि में सल्फर विद्यमान रहता है। अब बुलाएं बायर प्रक्रम प्रयुक्त होने वाले एल्युमिनियम के प्रमुख एस्क का नाम बताइए। एस्क से शुद्ध एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क है बॉक्साइट। लिखो, एल्युमिनियम का एस्क पूछा जाता है बॉक्साइट। फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर। एल्युमिनियम का एस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला है भाई Al2O3 2H2O। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है। ठीक है, एक लाइन और लिख लेना। बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए बायर विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सा? बायर विधि। बायर विधि से प्राप्त करोगे आप। बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए बायर विधि का प्रयोग करोगे। ठीक है, अगर पूछेगा आपको धातु और अधातुओं के उपयोग बताइए, तो धातुओं के उपयोग क्या है? आभूषण बनाने में, औजार बनाने में, विभिन्न पात्र बनाने में, इमारतें, वाहन, हवाई जहाज बनाने में। किधर है? अधातुओं के वनस्पति घी बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में, उनके संरक्षण करने में। ठीक है, तत्वों को धातु तथा अधातुओं में वर्गीकृत करते समय किन किन गुणों पर विचार करना आवश्यक है? कैसे पता चल जाएगा कि ये धातु है या धातु है? तो आप एक चमक देख सकते हो, बता सकते हो कि धातु है क्या धातु है। एक तन्यता देख सकते हो, अगर चमक जिसमें है वो नॉर्मली धातु होती है। एक आयोडीन को छोड़कर सारी की सारी धातुओं में चमक नहीं होगी। तन्यता, अगर तन्यता है उसमें खींच सकते हो, खींच के मतलब लंबी तारे बना रहे हो तो इसका मतलब धातु है। चालकता, अगर विद्युत की चालकता है तो इसका मतलब धातु है। कठोरता, अगर कठोर है तो इसका मतलब धातु है। ध्वनिक, अगर उसके ऊपर कोई किसी ठोस सतह पर उसको गिरा रहे हो धातु को तो आवाज करेगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, तो धातु है। वायु में जलना है, जल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, इस टाइप के सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बुलाएं धातु के कुछ ऐसे उपयोग बताइए जिससे उसकी आघात वर्धिता तथा तन्यता के गुण की पता चले। ठीक है, तो देखो आघात वर्धिता मतलब पीट के क्या कर रहे हो? पतली चादर बना रहे हो, कैसे पता चलेगा? देखो सोने और चांदी में क्या करते हैं अपन? अलग अलग आभूषण बना रहे हैं, डिजाइन बन रहे हैं, पतला कर रहे हैं, उसको कर रहे हो ना, पीट पीट के पतला तो करते हो उसको। तो इसका मतलब ये क्या है? आघात वर्धिता है। जैसे बारीक कॉपर की तारें विद्युत पदार्थों में यूज होती है, कॉपर की तारें, तो पतली बना रहे हो, तन्यता बोल सकते हो उसको खींच खींच के। एल्युमिनियम पात्रों का प्रयोग चॉकलेट, टॉफी, सिगरेट, दवाइयों आदि के पैक में करते हैं। देखो बोलते हैं ना एल्युमिनियम की परत चढ़ रखी है, तो मिठाई के ऊपर देखते हो आप, वो चमकदार होती है। तो ठीक है, तो ये है, ये क्या आघात वर्धिता हो गई है। पीट पीट का पतली चादर बना दी उन्होंने। सोने और चांदी के पात्र प्रयोग मिठाइयों की सजाई हेतु किया जाता है। सोने की लेयर लगा रखी है, नहीं बोलते उसके ऊपर चांदी की लेयर लगा रखी है। अब बोला सुनिए, बहुत ज्यादा मतलब इसमें बहुत कम मात्रा होती है बच्चे उसकी।
बच्चों सोने को क्या बताया मैंने, 1 ग्राम सोने से कितना 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो, बताया था नहीं बताया था? इसका मतलब सोचो ना तुम, बहुत पतली लेयर बनती है। सुनारी के पास जाओगे ना, तो बोला सोने की परत दे दो मेरे को, तो बोलेगा कितने ग्राम की चाहिए, बोला सबसे महीन दे दो, तो इतनी महीन होगी ना वो, तुमको छूओगे तो टूटने चालू कर देगी, टूट जाएगी वो परत, इतनी महीन होती है। तो बहुत ज्यादा तन्नी है ना वो, समझो इस चीज को, ठीक है। अब देखो, एल्युमिनियम से बनी वस्तुएं संचारित क्यों नहीं होती? एल्युमिनियम से बनी वस्तुएं संचारित नहीं होती हैं क्योंकि इन वस्तुओं की सतह पर एल्युमिनियम तथा वायु के उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आगे क्या बना देगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना देगी। यह परत उसके आगे होने वाले संचालन को रोकने में तथा सुरक्षा कवच कार्य करती है और संचालित नहीं होगी। अब कभी ये भी पूछ ले रहा है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? धातुएं जल के साथ क्या होगा? धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस। हाँ अब देखिए, निम्नलिखित धातुओं अपने यौगिकों में अपचयन प्रक्रिया द्वारा कैसे प्राप्त की जाती है? धातु एक्स जो संक्रियता श्रेणी में नीचे है, कौन है भाई संक्रियता श्रेणी में नीचे, बताओ? सबसे नीचे एयू सोना। धातु देखो बोल रहे हैं कि कोक या कार्बन द्वारा अपचयन विधि का प्रयोग करें। अपचयन कैसे करोगे इनका, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। अलग चीज है। देखो अगला है अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड तथा उपधर्मी ऑक्साइड बताइए। तो लिख लीजिए, इंपोर्टेंट है, कभी एग्जाम्पल आता है ना पेपर में। अम्लीय ऑक्साइड डालिए एक दिन। हाँ अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय बोले तो एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या होंगे? CO2 और SO2, ये क्या होंगे? अम्लीय। अब बोला है क्षारीय, क्या होंगे? Na2O और CaO और MgO। क्लियर है? ये क्या है? उदासीन ऑक्साइड। 1-2 नंबर में पूछ सकता है ना कि इनके एग्जाम्पल दो, तो उदासीन में क्या आएगा? CONO, बड़े में है, जैसा मैंने बड़ा बना रखा है तो बड़ा बनाना। Na2O, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और लास्ट में उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होंगे? ZnO और अगला Al2O3, ठीक है। नोट कर लिया? हो गया नोट? जब जस्ते के टुकड़े को मर्क्यूरस क्लोराइड के घोल में डाला जाता है तो उस पर चांदी जैसी चमकदार परत बन जाती है, परंतु जब इसे मैग्नीशियम सल्फेट के घोल में रखते हैं तो कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों? जब जस्ते के टुकड़े को मर्क्यूरस क्लोराइड में घोला जाता है तो इस पर चांदी जैसी चमकदार परत बनती है, समझा? जब मर्क्यूरस क्लोराइड को, जस्ते के टुकड़े को मर्क्यूरिक क्लोराइड के घोल में घोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? चांदी जैसी चमक आ रही है इस पर, क्योंकि जस्ता मरकरी से अधिक सक्रिय है। जस्ता क्या है? मरकरी से अधिक सक्रिय है। मरकरी को उसकी लवणीय घोल में विस्थापित कर देता है, परंतु यह मैग्नीशियम से कम सक्रिय है और मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन में रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो समझना इस चीज को, क्या हो रहा है? जब हम जस्ते के टुकड़े को मर्क्यूरिक क्लोराइड के घोल में डाल रहे हैं, जस्ते को डाला, जिंक को, जस्ता मतलब जिंक, मर्क्यूरिक क्लोराइड के घोल में डाला तो यह चांदी जैसी चमकदार परत बना देता है, क्योंकि जस्ता जो है वो मरकरी से
अधिक सक्रिय है। जस्ता क्या है? अधिक सक्रिय। तो अधिक सक्रिय होगा तो क्या होगा? विस्थापित कर देगा। जैसे उसको मरकरी को लवणीय घोल में विस्थापित कर देगा, करेगा नहीं करेगा? अधिक सक्रिय अभिक्रियाशील क्या करता है? कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। परंतु यह मैग्नीशियम से कम सक्रिय है, तो मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन में रखने पर परिवर्तन विस्थापित नहीं करता है, इसलिए चमकनी पैदा करेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जा रहा है, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देती है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित नहीं करता। इसका भी सेम आंसर बोल सकते हो, कॉपर की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर की अपेक्षा जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर सकते हैं। कॉपर जिंक की अपेक्षा कम अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए Zn में विलयन में जिंक का विस्थापन नहीं होगा। जब जिंक, देखो ये रिएक्शन होगी Zn प्लस CuSO4, ZnSO4, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक, तब होगा जब देखो ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा। अगर इसका उल्टा कर देंगे अपन, अब क्या कर देंगे? ZnSO4 में क्या कर देंगे? CO का करेंगे, तो क्या होगा? वो नहीं कर पाएगी रिएक्शन, क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है। ये कॉपर नहीं करेगा इसको विस्थापित, क्यों? ये कम अभिक्रियाशील है, इसकी ताकत कम है ना। समझ लो, अब कोई दो मतलब ताकतवर योद्धा है, एक बिल्कुल ढीला है, एक ज्यादा ताकतवर है, हटाना है। ज्यादा ताकतवर है तो नहीं विस्थापित नहीं कर पाएगा ना, वो हटाने तक एक दो पंखे हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे बताओ? फिर रोल पढ़ो एक साइड कस लिख ले। उन मिश्र धातुओं के नाम बताइए जो निम्न कार्यों को प्रयोग करते हैं। देखो, जोड़ों पर टांका लगाना, जोड़ों पर टांका लगाना, देखो जोड़ों पर टांका लगाना, पर टांका लगाना, तो शोल्डर लिखो इसको, शोल्डर। ठीक है, जोड़ों पर टांका लगाने को क्या बोला? शोल्डर। ये मिश्र धातु है। अगला लिखो, दरवाजों तथा खिड़की की फिटिंग बनाने में, दरवाजों तथा खिड़की की फिटिंग बनाने में इसका प्रयोग करेंगे इस्पात, ब्रैकेट में स्टील लिख लेना, फिटिंग बनाने में। दरवाजों में लगते हैं ना इस्पात वगैरह, लगाते नहीं लगाते दरवाजे। अगला लिखना, वायुयान तथा रसोई के बर्तन बनाने में, वायुयान तथा रसोई के बर्तन बनाने में। डूरेलुमीन, यहां लिख रहा हूं, वायुयान तथा रसोई के बर्तन बनाने में डूरेलुमीन ऐसे लिखोगे, डूरेलुमीन। ठीक है, अगला लिखोगे डूरेलुमीन। ठीक है, डेयरी उद्योग के उपकरण बनाने में, डेयरी उद्योग के उपकरण बनाने में, जो डेयरी में यूज होते हैं उसके उपकरण बनाने में, देखो डूरेलुमीन, डूरेलुमीन लिखो। डेयरी उद्योगों के उपकरण बनाने में। अगला, इसके लिए स्टेनलेस स्टील, डेयरी उद्योगों के उपकरण बनाने में स्टेनलेस स्टील, डेयरी उद्योगों के उपकरण बनाने में। इसका उपयोग करेंगे स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरे हम मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? कोई दो कारण बताओ, क्यों बनाते हैं भाई मिश्र धातु? शौक चढ़ाएं क्या? एक को दूसरे में मिला दो, कुछ भी कर दोगे। तो मिश्र धातु जंग से खराब नहीं होगी पहले, जंग से बचाने के लिए उनको। दूसरा, उसमें अलग गुण होते हैं, उन धातुओं से अलग गुण आ जाते हैं उसके अंदर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, टाइटेनियम को सामरिक महत्व की धातु क्यों कहते हैं? इसके गुण बताइए जिससे इतना विशेष बनता है। टाइटेनियम, जहां टाइटेनियम को सामरिक महत्व की धातु कहा जाता है क्योंकि टाइटेनियम नाभिकीय संयंत्र में, तो नाभिकीय संयंत्र में जहां पर क्या होते हैं, नाभिकीय कार्य होते हैं। बम वगैरह बना सकते हो आप, या कोई ऐसी चीजें बना सकते हो जैसे कि सैन्य उपकरण, सेना के लिए जो उपकरण बनते हैं अपने हथियार वगैरह, जेट इंजन,
वो गैस टरबाइन इंजनों के निर्माण में काफी उपयोगी है। समझो कितना इंपोर्टेंट है ये टाइटेनियम, बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि नाभिकीय संयंत्र में लिख लो टाइटेनियम आने के चांसेस हैं इसके। टाइटेनियम नाभिकीय संयंत्र में ओमा सैन्य उपकरणों में, सेना के जो उपकरण बनते हैं ना उसमें, ओमा जेट इंजन वो गैस टरबाइन इंजन के निर्माण में काफी उपयोगी होता है। दोबारा बोल रहा हूं, टाइटेनियम नाभिकीय संयंत्र में, सैन्य उपकरणों में, जेट इंजनों व गैस टरबाइन इंजनों में निर्माण में काफी उपयोगी होता है। यह धातु खराब नहीं होती और अल्प अभिक्रियाशील है। अल्प अभिक्रियाशील बोले तो बहुत कम अभिक्रिया करती हैं ये। पता चला, आर्मी वाले बंदूक लेके गए, हवा चली, बंदूक खत्म, वहां से फायरिंग हुई, अरे बंदूक टूट गई भाई। इसकी तनाव क्षमता उच्च होती है। इसकी तनाव क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। अब देखो, अब बोला है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, कॉपर के रंग बताइए। एल्युमिनियम लिखो एल लिखो, डैश बनाओ, लिखो सफेद। मैग्नीशियम Mg लिखो, डैश बनाओ सफेद। गोल्ड Au लिखो पीला। कॉपर Cu लिखो लाल भूरा, ठीक है। देखो बोल रहे हैं खाना बनाने के बर्तन तथा बॉयलर सामान्यतः कॉपर तथा एल्युमिनियम से बने होते हैं। क्यों? है ना, क्योंकि ऊष्मा के क्या है? अच्छे चालक है। ऊष्मा के अच्छे चालक है। नीचे हीट होगी ना तो इनकी सतह गर्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में करते हैं। अब बोला है धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? ठीक है, धातुएं विद्युत का चालन करती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें क्या होते हैं? जो गति के लिए स्वतंत्र है, जो मूवमेंट कर सकते हैं। धातुएं विद्युत धारा के प्रभाव में अत्यंत कम प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। धातुएं क्या करेंगे? रेजिस्टेंस बहुत कम होगा इनका, धातुओं, ठीक है। अब जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत तारें पॉलीवाइलेन क्लोराइड की से अवरोधित क्यों होती है? पीवीसी क्यों लगा होता है इनके पास? क्योंकि पीवीसी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत शॉक से बच सकते हैं आप। करंट लगेगा आपको ना, अगर नहीं लगाओगे, सोचो ये तार ऐसे है, मतलब नंगा है, इसमें बाहर से लेयर नहीं लगी हुई है, तो क्या होगा? कभी गलती से टच हो गया हाथ, तो ऐसे ऐसे डांस, मतलब जिसको डांस नहीं आता वो डांस सीख जाएगा, समझ लो। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जा रहा है, उस धातु का नाम वो प्रतीक लिखिए जो सामान्यतः अपन द्रवस्था में। उस धातु का नाम बताइए जो सामान्यतः पर द्रवस्था में। मरकरी Hg, ठीक है। और अधातु का नाम क्या होगा? ब्रोमीन। ये पूछ रहे हैं बार बार। सोडियम तथा पोटेशियम का सुरक्षित भंडारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? केरोसिन मटेरियल। समझा? सेफ तभी तो रहेगा, नहीं तो आग पकड़ लेगा ना। उन धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ आग पकड़ लेते हैं। अब जल के संग आ गए हैं आग, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल तथा सोडियम या पोटेशियम के बीच अभिक्रिया अत्यंत ऊष्मा छिपी हो। ऊष्मा छिपी बोले तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना। और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, और जो कि क्या होगी? तसल्ली मिली दिल को।
अब बोल रहे हैं उन धातुओं के नाम बताइए जल में डालने पर, उन धातुओं के नाम बताइए जो जल में डालने के कुछ समय पश्चात तैरने लगती हैं। पानी में डालोगे तो तैरेंगी ऊपर। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, लिख लो ये चीज। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातुएं हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुएं हैं, जल में डालने के कुछ समय पश्चात, जल में डालने के कुछ समय पश्चात तैरने लगती हैं, तैरने लगती हैं। देखो इसके रीजन भी समझ लेना, क्योंकि उत्पन्न होने वाली जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह से चिपक जाते हैं, फिर तैर जाते हैं। अम्लराज आप सभी जानते हो। अब बोल रहे देखो, तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली, हाइड्रोजन विस्थापन न करने वाली एक एक धातु का नाम। तनु अम्लों से कौन हाइड्रोजन विस्थापित करेगी और कौन हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी। देखो समझना पड़ेगा, हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगी ना संयुक्त श्रेणी में, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। हाइड्रोजन से जो नीचे होगी वो विस्थापित नहीं। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी क्या करेंगी, विस्थापित कर देंगे। हाइड्रोजन से जो नीचे है AgAu वाले, ये क्या करेंगे, नहीं विस्थापित करेंगे। क्लियर है, क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता कम है। इंपोर्टेंट है। तो धातु तथा अधातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं बोल रहे हैं। क्या होता है इनमें, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। धातु तथा अधातुएं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा अभिक्रिया करेंगे। अब तुमसे बोल देगा MgCl2। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। MgCl2 दिया, मैं उपस्थित धनायन और ऋणायन के नाम बताइए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया तो समझना इसको छोटे में, शॉर्ट में थोड़ा। Mg होता है 12, है ना, 2 8 2 के अकॉर्डिंग जाएगा। अब क्लोरीन है भाई 17, 2 8 7। अब जब मैग्नीशियम है यहां पर, इसमें ब्लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर है एक यहां पर है। अब मैंने बोला है MgCl2, क्लोरीन कितने हैं, 2। मान लेते हैं एक क्लोरीन यहां है और एक क्लोरीन यहां है। क्लोरीन के बाहर में 7 बता रहे हैं, देखो बता रहा नहीं बता रहा, 7 बना दिए। अब एक चाहिए इसको, तो एक ये दे देगा, एक ये दे देगा। अब ध्यान देना, जब मैग्नीशियम ने इसको दिए इलेक्ट्रॉन, इन्हें कितने दिए, 2 दिए, कितने दिए, तो क्या बनेगा Mg 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 दिए हैं, ठीक है। और जो क्लोरीन ने, इस क्लोरीन ने एक लिया है, इस क्लोरीन ने एक लिया है, क्लोरीन 1 नेगेटिव होगा, एक लिया है इसलिए। तो कौन से आयन हो गए, Mg 2 पॉजिटिव और क्लोरीन 1 नेगेटिव, ऐसा बोलोगे। तो धनायन होगा Mg 2 पॉजिटिव और ऋणायन होगा क्लोरीन 1 नेगेटिव। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ठीक है। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है पूछा है, मिटा दूं। देखना, लोह चूर्ण मतलब आयरन होगा Fe, है ना। मैं क्या डाल दो, HCl डाल दो, तो क्या बोल रहे हैं, लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है, देखो Fe1 है, Fe1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ये इसको 2 कर दो तो बैलेंस होगी। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दी, बैलेंस करनी आती है ना। तो ये हो गया, देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ये लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक, तो क्या करोगे, ऑब्वियस बात है। तो आयरन संकरा श्रेणी में हाइड्रोजन क्या है, ऊपर है, क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। वही कॉन्सेप्ट लगेगा, संकरा श्रेणी याद रखना। देखो, केवल अधातु द्वारा बने आयनिक यौगिक का एक उदाहरण दीजिए, अधातु द्वारा बने आयनिक यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, इसे नौसादर भी बोलते हैं। इसमें क्या गुण होता है, ये सीधे
ठोस उर्ध से पात। गैस बन जाती है। ऊर्ध्वपातन की क्वालिटी होती है इसमें, सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। सीधा ठोस से गैस बन जाएगा, द्रव में आए बिना। कपूर होता है ना, कपूर को तुम जलाते हो घर में, ठोस लाते हो, जलाते हो, सीधा क्या बन जाती है उसका, गैस। देख नोटिस किया नहीं किया, ये एग्जांपल है उसका। तो ऊर्ध्वपातन विधि उसी बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस उसी बोलते हैं। ठोस से सीधा गैस में बदलना बिना मिडिल स्टेज जो कि द्रव में आए। तो कभी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो पानी है, पानी को तुम क्या करोगे, मान लेते हो बर्फ है तुम्हारे पास, बर्फ को तुमने गैस में बदलना है, तो कैसे करोगे, पानी को पहले गर्म करोगे, गर्म पहले लिक्विड होगा ना वो, बर्फ का क्या होगा, पानी होगा पहले, पानी के बाद फिर उबल के गैस बनेगी। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठोस फिर द्रव फिर गैस। ये गैस है तो पहले द्रव में आएगी, फिर क्या आएगी, ठोस में आएगी। क्लियर है। डायरेक्ट होता नहीं है, डायरेक्ट जिसमें होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। देखो बोलता है कि आपको धातुएं कहां से प्राप्त होंगी, भूपट्टी से प्राप्त होंगी। क्यों,